नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम स्मिता शर्मा है। मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। इसके पहले 17 साल तक मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल्स जिसमें कि दूरदर्शन, IBN7, CNN IBN, इंडिया टुडे आज तक शामिल हैं, उनके साथ बतौर सीनियर एंकर और फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज काम किया हुआ है। ट्रिब्यून अखबार में भी मैं डिप्टी एडिटर थी और फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज थी। पिछले साल TV9 के साथ भी जुड़ी थी बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर कुछ वक्त के लिए। लेकिन अब जो है मैं इंडिपेंडेंटली कई सारे अखबारों और पोर्टल्स के लिए लिखती हूँ, जिनमें कि ETV भारत, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है और बहुत सारी अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचा रहा है। हफिंगटन पोस्ट, क्विंट, दैनिक भास्कर, इन सब के साथ जुड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे इस YouTube चैनल को। मैंने ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए अपील किया था और आप में से कई लोगों ने जो है तुरंत सब्सक्राइब किया। कुछ लोग इसलिए भी जुड़े क्योंकि अजीत अंजुम हो या RJ साइमा हो, इन लोगों ने कहा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। और हालांकि अभी भी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि उस दिक्कत को मैं जल्द सुधार सकूँ। लेकिन मैंने कहा कि पिछले दिनों से जो मेरे ज़्यादातर वीडियोस इस चैनल पर हैं वो अंग्रेज़ी में हैं, तो आज इसीलिए मैं हिंदी में आप लोगों से संवाद करना चाह रही हूँ और बातचीत करना चाह रही हूँ। और दो मुद्दों पर, एक मैंने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं, सरकार की तरफ से जो जानकारियाँ मिलती हैं, थोड़ा वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ, जो ताज़ा आंकड़े हैं। और दूसरी जो बात हम करेंगे वो ये कि जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं अलग अलग देशों में, उनको घर वापस लाने के लिए इस वक्त सरकार की क्या योजना है, क्या सोच है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज क्योंकि हर रोज जो है शाम 4 बजे सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरे जो नोडल एजेंसीज हैं उनके अधिकारी शामिल होते हैं। लव अग्रवाल जो कि संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, उन्होंने आज जो जानकारी दी है, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में 29,435 केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के, जो कि पुष्ट केसेस हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 1543 नए केसेस पाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जो रिकवरी रेट है, यानी कि जो दर है लोगों के ठीक होने का दर, वो इस वक्त लगभग 23.3% है। तो पिछले 24 घंटे में अगर 1543 लोग नए ऐसे केसेस पाए गए हैं जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, तो कम से कम 684 वो लोग भी हैं जो ठीक होकर अब अपने घर वापस जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। और कुल मिलाकर अभी तक जो जाने गई हैं भारत में वो 934 हैं। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका में, इटली में देखें, ईरान में देखें या चाइना, जहां से कि कोरोना वायरस एपिडेमिक की शुरुआत हुई थी पिछले साल, खास करके उसके वुहान और हुबई प्रांतों में, इन देशों के मुकाबले जो मौत का आंकड़ा है वो अब तक कम से कम भारत में काफ़ी कम है। इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज, जिसको लेकर सवाल ज़रूर उठाए जा रहे हैं कि क्या टेस्टिंग हमारे यहाँ पर बहुत कम की जा रही है, जो हमारी जनसंख्या है 1.3 बिलियन की, क्या उसके हिसाब से और कहीं ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे जो टेस्टिंग किट्स हैं जो चाइना से मंगाए गए हैं, उनके नतीजों पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं कि वो फॉल्टी टेस्टिंग किट्स हैं क्या। और जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR, उन्होंने 2 ऐसी चाइनीज कंपनियों से इस वक्त टेस्टिंग किट्स लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक है ग्वांगझो वॉनफो बायोटेक और जुहाई लिव्स डायग्नोस्टिक्स। उसको लेकर हालांकि अलग दूसरे, अगर आप स्क्रोल जैसे अखबारों को, पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत सीरियस सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके जो साइंटिफिक आधार पर हो, मेडिकल आधार पर हो। और ये टेस्टिंग किट्स की कीमतों को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि शायद एक दूसरे के पाले में जो है गेंद फेंकने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि टेस्टिंग किट्स को कहीं ज़्यादा प्राइसेस पे प्रोक्योर किया गया, फॉल्टी टेस्टिंग किट्स को प्रोक्योर किया गया। उनके लिए भी जवाबदेही तय होनी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है कि इन 2 कंपनियों के टेस्टिंग किट से ICMR ने कहा है कि फिलहाल हम इन्हें नहीं खरीदेंगे, और राज्य सरकारों को भी एडवाइस किया है कि इस वक्त आप, अगर चाइनीज टेस्टिंग किट्स आपके पास हैं तो उनसे आप इस वक्त रैपिड टेस्टिंग को बंद करें। ये तो हो गई आज की अपडेट्स। और एक और जो अपडेट है कि 17 ऐसे जिले हैं, क्योंकि इस वक्त याद हो कि भारत में जो लॉकडाउन जारी है 3 मई तक फिलहाल वो जारी रहेगा। उसके बाद आगे क्या होता है, सरकार इस पर अभी भी फैसला कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन 17 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 28 दिनों में एक भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है कोरोना वायरस का।
तो ये भी एक अच्छी बात है। और सरकार ने एक जो दिशा निर्देशों में बदलाव किया है कि अब जो लोग कोरोना वायरस के माइल्ड या लो सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा जो है उस तरह के सिम्टम्स नहीं हो, आप हो सकता है कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव हो लेकिन आप एसिम्टोमेटिक हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सारे लक्षण नहीं हो, तीव्र लक्षण नहीं हो, कम लक्षण हो, तो आपके पास ये विकल्प रहेगा कि या तो आप सरकारी क्वारंटीन सेंटर या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जांच करवाएं, या घर में जो है आप स्ट्रिक्ट क्वारंटीन, आप उसके तहत भी आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल जो है रख सकते हैं। इस पर भी जो है सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। लेकिन अब दूसरे मामले की अगर हम बात करें कि यहाँ भारत के अंदर में लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार वो आखिर क्या कुछ कर रही है। और अभी तक देखिए सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि हम कहीं से भी इवैक्यूएशंस नहीं करेंगे, जो भारतीय जहां फंसे हुए हैं कृपया वहीं बने रहें। तर्क ये दी जा रही थी कि ये आपके लिए बेहतर है, आपके हित में है। अगर आप इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो चांसेस होगा कि आप खुद को इन्फेक्ट करें इस बीमारी से, और आप खुद भी एक कैरियर बन जाए, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को जो है रिस्क हो सकता है, जोखिम में आप दूसरों को डाल सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने लगातार जो भारत के तमाम राजदूत हैं अलग अलग देशों में, उनके जरिए यही संदेशा दिया हुआ था कि आप किसी भी देश में अगर फंसे हुए हैं तो हमारे जो एम्बेसीज हैं या कॉन्सुलेट्स हैं आप उनके साथ संपर्क साधें, और वो लोग आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। भले ही आप तक खाना पहुंचाने की बात हो, अगर कहीं अकोमोडेशन की दिक्कत है तो काफ़ी ऐसे देश हैं जहां पर एम्बेसीज ने कोशिश की कि या तो हॉस्टल्स खुले रहे कॉलेजेस के, या तो गुरुद्वारास वगैरह, या कुछ लोकल जैसे अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, भारतीय अमेरिकी जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, काफ़ी लोगों के ऐसे होटल्स वगैरह हैं। तो काफ़ी जगह ऐसा हुआ कि जब एम्बेसी ने रिक्वेस्ट किया किसी की गुहार पर, तो वहाँ होटल ओनर्स ने अपनी होटल्स को खोल दिया ताकि वो जो फंसे हुए इंडियंस हैं वो जाकर वहाँ पर रह सके, उनको किराया ना देना पड़े या फिर मामूली किराया देना पड़े। लेकिन इसके पीछे अभी तक देखें जो सरकार कह रही थी, अब पैनिक की स्थिति बनने लगी है। अब लगभग 2 महीने होने लगा है। हालांकि काफ़ी सारे ऐसे देश हैं, जैसे लगभग 27 देश हैं जहां पर जो लोगों की वीज़ास को लेकर समस्याएं आ रही थी उसमें मदद की गई। तो भारत ने भी जहां यहाँ फंसे हुए विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ास की जो एक्सपायर होने वाले थे उनकी डेडलाइंस बढ़ा दी, वैसे ही 27 ऐसे अलग अलग मुल्क हैं जिन्होंने वहाँ फंसे हुए जो तमाम विदेशी नागरिक हैं जिनमें भारतीय भी शामिल हैं उनके लिए वीज़ास को या तो एक्सटेंड किया या ये ऑफर दिया कि आप अप्लाई करें, हम कम से कम साल के अंत तक उन वीज़ास को हम नॉर्मलाइज रखेंगे। लेकिन भारत की जो अब रिपैट्रिएशन और इवैक्यूएशन की प्लान बन रही हैं, जिनके सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही है, और इस पर मैंने बाकायदा एक आर्टिकल भी लिखा है क्विंट के लिए, उसकी लिंक को भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो आप आगे पढ़ सकते हैं। योजना ये बनाई गई है कि खास करके जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, क्योंकि अब उनको माली दिक्कतें होने लगी हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, बच्चों से दूर हैं और बच्चों के हॉस्टल्स भी नहीं चल रहे हैं। 87,000 जो हैं वो लगभग स्टूडेंट्स हैं अलग अलग देशों में। कम से कम आपके 37 ऐसे देश हैं जहां ये बच्चे फंसे हुए हैं, जिनमें से कि 12 ऐसे देश हैं जहां ज़्यादातर संख्या में बच्चे फंसे हुए हैं। तो ये जो 12 देश हैं इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके शामिल हैं। तो अब सरकार की योजना में एक तो इन छात्र छात्राओं पर फोकस किया जाएगा कि इनको कैसे वापस लाया जा सके। जो दूसरा क्षेत्र है जो खाड़ी क्षेत्र में, जिसे हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं, वहाँ 9 मिलियन प्लस मतलब 90 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ काम करते हैं सालाना। वहाँ से पिछले साल अगर आप देखें तो गल्फ से लगभग 50 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस घर आई थी, और यूएई में अकेले 3.3 मिलियन इंडियंस हैं। तो इन 9 मिलियन प्लस इंडियंस में से ऐसा नहीं है कि सारे भारतीयों को वापस लाना है, लेकिन जो माइग्रेंट लेबरर्स का तबका है, जो लोग ज़्यादातर वहाँ पर निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जुड़े हुए हैं, जिनके कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए हैं, ये वो लोग हैं जो आमतौर पर 3 से 4 महीने ट्रांजिट में भारत में ऐसे भी बिताते हैं अपने परिवार के साथ, और शॉर्ट टर्म वीजा पर जाते हैं काम करने के लिए। इन लोगों को वापस कैसे लाया जाए, इस पर सरकार इस वक्त योजना बना रही है, क्योंकि इनकी हालत बेहद खराब है। वहाँ ऐसे भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई काफ़ी परेशानियां खाड़ी क्षेत्र से रह रहकर सामने आती रहती हैं कि वहाँ ओवर क्राउडेड डॉर्मेट्रीज में लोग रहते हैं, बंक बेड्स में रहते हैं। खास करके जो मजदूर हैं, एक एक छोटे से कमरे में 10 से 12 मजदूर रहते हैं।
इन सब के मद्देनज़र और जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं इन खाड़ी देशों में, खास करके कुवैत में, जहां भारत ने बाकायदा मेडिकल टीम्स भी भेजी थी सहयोग के लिए, लेकिन कुवैत में इस वक्त जो लोग कोरोना वायरस केसेस से ग्रसित हैं और जो मरने वालों की संख्या है उनमें सबसे ज़्यादा भारतीय इस वक्त शामिल हैं दूसरे विदेशी नागरिकों के मुकाबले। तो ऐसे देशों से भी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और जिन लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज हैं, तो अब ये सोच बनी है सरकार के अंदर कि इन जो श्रेणियों के लोग हैं इनको कम से कम वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं इनको सहूलियत देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि या तो स्पेशल फ्लाइट्स चार्टर किए जाएंगे इवैक्यूएशन के लिए। लगभग 20 लाख लोगों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक एरोप्लेन में जहां 180 से 200 लोग आते हैं, स्पेशल इवैक्यूएशन के लिए कितनी फ्लाइट्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह के लार्ज स्केल इवैक्यूएशंस इसके पहले हालांकि भारत ने किए हैं, जब लिबिया में युद्ध की स्थिति बनी थी, सिविल वॉर की स्थिति बनी थी। हाल के दिनों में जब यमन में युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी भारत ने बहुत लार्ज स्केल वहां से इवैक्यूएशंस किए थे। लेकिन इनको लेकर सरकार का कहना है कि जो चिंताएं हैं सबसे ज़्यादा, कि अगर आप इनको वापस लेकर आते हैं इस वक्त, एक, क्या आपके पास इनफ नंबर ऑफ क्वारंटीन सेंटर्स हैं, इनको आप कहाँ क्वारंटीन करने के लिए किन किन सेंटर्स पर आप रखेंगे। दूसरा ये कि अब जो एयरपोर्ट्स को भी चालू करने की बात की जा रही है उसमें भी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे, तमाम नियमों का पालन हो, स्टाफ पूरी तरह से, आप पूरी स्ट्रेंथ में अगर ऑपरेट इस वक्त नहीं करना चाहते हैं अगले कुछ महीनों तक, तो लिमिटेड स्टाफ के साथ में आप कैसे इन ऑपरेशंस को चला सकते हैं। क्योंकि जब ये लोग वापस आ रहे हैं, आपको याद हो, वहाँ एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग होनी होगी, बॉडी टेम्परेचर चेक होना होगा, देखना होगा कि किसी के अंदर ऐसे लक्षण तो नहीं है, और उसके बाद जो है उस हिसाब से लोगों को आप क्वारंटीन करते हैं या नहीं करते हैं, नेगेटिव सर्टिफिकेट्स देते हैं या नहीं। तो उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको लोगों की ज़रूरत होगी जिन लोगों को काम पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर ये लोग काम पर रिपोर्ट कर रहे हैं और अब लोगों को बाहर से एयरपोर्ट ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट से निकलते वक्त आपको देखना होगा कि वहाँ टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, इंट्रा स्टेट मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे स्टेजेस पर, और इसको लेकर लगातार कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी बने हुए थे स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच में। इसीलिए अब तक भले ही विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा हो, और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक 24 घंटे का कोविड-19 इमरजेंसी सेल भी चालू है मार्च महीने से, मिड मार्च से, जिसके जो नेतृत्व है वो दामू रवि करते हैं। वो एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव हैं विदेश मंत्रालय में। उन लोगों को हजारों की तादाद में अब तक ईमेल्स, फोन कॉल्स, ग्रीवेंस कॉल्स आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर फंसे हुए भारतीयों से जुड़े हुए हैं। तो इन सब चिंताओं के मद्देनजर जो एक और खबर की जानकारी आपको दे रही हूं मैं, जो मुझे मेरे सूत्रों से पता चली है, कि इस वक्त भारत की योजना है कि 15 मई के आसपास से कम 3 ऐसे देश हैं, आप यूके की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, और यूएई में दुबई, जहां से कम कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स को स्टार्ट किया जाए दिल्ली और एक दो दूसरे एयरपोर्ट से, भारत से, ताकि जो खास करके जो लोग अपने लिए टिकट खरीद कर आ सकते हैं वो वापस आ सकें। जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, व्यावसायिक हैं, जिनके लिए आना जाना बहुत ज़रूरी इस वक्त हो चुका है कामकाज के नज़रिए से, वो लोग आ जा सकें, और साथ ही जो फंसे हुए छात्र हैं वो भी आ सकें। दूसरा, स्पेशल फ्लाइट्स किस हद तक चलाई जा सकेंगी इवैक्यूएशन के लिए, ये एक बड़ी चिंता बनी हुई है। लेकिन निश्चित रूप से ये साफ हो गया है कि अब जो पैनिक की स्थिति है उसमें इन लोगों को वापस लाने के लिए कोई ना कोई दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। हालांकि कम से कम मई महीने के आखिरी तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह से इस तरह अभी कोई भी फ्लाइट्स के चालू होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि यहाँ जो अमेरिकी दूतावास है उन लोगों ने निश्चित रूप से अपने अमेरिकी जो नागरिक भारत में काम कर रहे थे या घूमने आए थे उन लोगों को रिपैट्रिएट करवाने के लिए काफ़ी सारे स्पेशल फ्लाइट्स की परमिशन हासिल की और वो लोग वापस घर जा सकें। लेकिन इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में अभी कोई फ्लाइट रिजम्पशन की उम्मीद कम से कम मई के आखिरी तक जो है इस वक्त नहीं की जा सकती है। और यहाँ मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगी कि जो लोग इतने जल्दी जजमेंट कर डालते हैं कि भाई ये जो मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, हम भारत के अंदर की अगर हम बात करें, जो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं, भाई इन मजदूरों को कौन कह रहा है उनके गांव तक वापस जाने के लिए, क्यों नहीं वो जहां पर है वहीं रह सकते हैं। ज़रा अगली बार रुककर सोचिएगा इनकी हालत के बारे में, क्योंकि इन मजदूरों के पास में इनकी दिहाड़ी तक नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप हो गई है, पैसे नहीं है। क्वारंटीन सेंटर्स जहाँ जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ से बहुत भयावह कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं कई जगह की क्वारंटीन सेंटर्स से, या अगर इनके लिए जहाँ पर आश्रय घर बनाया गया है वहाँ पर भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मानसिक और इमोशनल रूप से जो लोगों की ज़रूरत होती है कि ऐसे मुश्किल वक्त में हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ रहे, भले ही अपने
सिर के ऊपर छत हो या ना हो, लेकिन कम से कम परिवार वालों के साथ हर कोई रहना चाहता है। यही वो लॉजिक है जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के या जो अमीर लोग हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि अगर उनके बच्चे बाहर हैं, क्योंकि यही लॉजिक उन पर भी अप्लाई किया जा सकता है कि भाई अगर आपके स्टूडेंट्स को वहाँ पर खाना मिल रहा है तो भारत आने की ज़रूरत क्या है। लेकिन वो माँ बाप भी चाहते हैं कि अब लगभग 2 महीना हो चुका है, वो बच्चे घर आ जाए। ठीक वैसे ही माइग्रेंट लेबरर्स, आप सूरत में देख रहे हैं तस्वीरें, महाराष्ट्र में देख रहे हैं तस्वीरें, जो अब पैनिक ग्रस्त हो रहे हैं, जिनसे नहीं रहा जा रहा है, उनको लग रहा है कि कम से कम अपने गांव चले जाए तो खेती बाड़ी करके ही 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा, या जो भी होगा साथ मिलकर झेल लेंगे। तो इसी लॉजिक के तहत वो लेबरर्स भी वापस जाना चाह रहे हैं, और इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि कैसे एक नुआंस्ड अप्रोच जो है वो लाया जा सके, जिसके जरिए एक तालमेल बिठाई जा सके। जिन लोगों को घर वापस जाना जरूरी है, वो भले ही घरेलू स्तर पर हो या विदेशी स्तर पर हो, उनको किस तरीके से अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि इन जानकारियों से आपको कुछ मदद मिली होगी, और कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज चली हैं जो मेडिकल इमरजेंसीज या जिन लोगों की जान गई हैं, लगभग 60 से 70 ऐसे एयर एम्बुलेंस सर्विसेज को परमिशन दिया गया है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी, ताकि वो ऑपरेट कर सके। लेकिन हर कोई निश्चित रूप से उस सामाजिक वर्ग से या उस आर्थिक वर्ग से वास्ता नहीं रखता जहां इस तरह से अफोर्ड कर सकें। अभी कुछ दिन पहले कन्फ्यूजन भी हो गया था, 3 ऐसे लोगों की लाशें थी जो उनकी बॉडीज को लेकर आया गया यूएई से, लेकिन रातों रात चूंकि अचानक से गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया सर्क्यूलर जारी कर दिया गया, कहा गया कि हम विदेशों से आ रहे डेड बॉडीज को इस वक्त स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो जो परिवार वाले हैं, सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। उनका एक युवा बेटा, ये टिहरी का परिवार था, वो बाकायदा परमिशन लेकर, कर्फ्यू पास लेकर दिल्ली तक आया एयरपोर्ट में बेटे के मृतक शरीर को, पार्थिव शरीर को वापस घर ले कर जाने के लिए, लेकिन वो दिल्ली में रह गए, और जो विमान दिल्ली में उतरी वो उन बॉडीज को लेकर वापस दुबई की ओर रवाना हो गई। हालांकि अब कल जाकर इसको सॉर्ट आउट किया गया है और वो बॉडीज वापस से आ सके हैं। उम्मीद करते हैं कि इन परिवार वालों को कुछ क्लोजर मिल सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, और आने वाले दिनों में जो है ये चुनौतियां आगे भी जारी रहेंगी। हम और आप अपनी भूमिका जरूर निभा सकते हैं, और लगातार भले ही लॉकडाउन ईज आउट हो या उठ जाए या कंटिन्यू हो, लेकिन जो स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम और सैनिटेशन से जुड़ी हुई तमाम जो बातें, जो एडवाइस बार बार दी जा रही हैं, उनको प्लीज़ फॉलो करें। साफ सफाई पूरी तरीके से जो है उसको बरकरार रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं। अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने चेहरों को आप हाथ से ना धोएं। अगर छींक आ रही हो तो अपनी एल्बोज पर या अपने हाथों से जो है मुंह को ढककर ही आप छींके, और बाहर जो है निश्चित रूप से अब स्पिटिंग वगैरह ना करें, वो ऐसे भी क्रिमिनल ऑफेंस हो चुका है और वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए। गंदगी ना फैलाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ इस YouTube चैनल पर आगे भी जुड़े रहेंगे और अपना फीडबैक मुझे देते रहेंगे। थैंक यू।